नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम बात करें कोजिकोड क्रैश के अंदर, जहाँ पे एक एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट स्किप कर गई थी रनवे और खाई में गिरी थी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हादसा हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा है, क्योंकि 10 साल के अंदर पहली बार ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। तो हम उसके बारे में बहुत ज़रूरी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में यही बात करेंगे कितने लोग मरे, क्या है, हम उसके पीछे की जानकारी देखेंगे कि आखिर ऐसा हादसा हुआ क्यों, और या फिर इंडिया के अंदर पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं, इनके पास वार्निंग वगैरह क्या थी। तो हम इसके बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे इस मुद्दे के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें हैं 7 अगस्त 2020 की शाम को 7:40 पे दुबई से एक फ़्लाइट आ रही थी, जिसके अंदर 166 ऑन बोर्ड पैसेंजर थे, जिसके अंदर कैबिन क्रू प्लस पायलट प्लस पैसेंजर इक्वल्स टू 166 थे टोटल लोग। और ये आई थी कोजिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इसको लैंड होना था। ये काफ़ी बार इधर मतलब इसको एक फ़्लाइट ट्रैकर आता है, उसके अकॉर्डिंग इसने 2 बार उतरने की कोशिश की थी वहाँ पर, और उसके बाद में ये उतरा और इसने क्या है, ज़्यादातर रनवे स्किप कर चुका था और उसके बाद में ये स्लिप होके खाई में चला गया। वहाँ पे एक टेबल टॉप रनवे बना हुआ है कोजिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर हम टेबल टॉप रनवे की बात करें तो थोड़ा सा हम सिंपल भाषा में इसे देखें तो एक ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा एक टेबल जैसा, मतलब जितना अपना एक टेबल होता है उतना ऊंचा एक लैंड होता है जो कि इक्वल सरफेस होता है, उस पर ये रनवे बनाया गया था और उस पर ये स्किप कर गया और बारिश के कारण ये इसको रनवे दिखा नहीं पायलट को और वो स्किप करके हुए खाई में गिर गए, जिससे काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। तो अगर हम अब तक के अपडेट्स के बारे में बात करें तो 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे के अंदर, जिसके अंदर दोनों पायलट भी हैं। अगर हम एक पायलट की बात करें तो इसके अंदर एक दीपक साथे नाम के पायलट। मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये एयरफोर्स के अंदर रह चुके हैं। इनको 22 साल का एक्सपीरियंस है एयरफोर्स के अंदर और इनको प्रेसिडेंट द्वारा अवार्ड भी दिया गया है और इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो हम इसके अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते कि पायलट इन एक्सपीरियंस थे। तो हम आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट अवार्ड ही सिर्फ एयरफोर्स की सर्विस के लिए मिला था इनको। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पायलट थे वो। तो इस हादसे के बाद में काफ़ी दिनों बाद में, मतलब करीबन 1-1.5 दिन बाद में वापस इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ का ब्लैक बॉक्स मिल गया। अगर आपको मैं ब्लैक बॉक्स बता देता हूँ, वो जो भी पायलट के और एटीसी के बीच में जो भी कन्वर्जेशन हुई होती है उस समय, वो सारी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। चाहे वो पायलट दूसरे पायलट से क्या बातें कर रहा है, वो सारे भी वो रिकॉर्ड्स ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। इसलिए ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक रेड बॉक्स भी होता है, ब्लैक बॉक्स भी होता है, दोनों का इंडिविजुअल अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन ब्लैक बॉक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो मिल गया, इससे इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, अगर हम कोजिकोड एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो उसके अंदर हादसे का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट इस पे आवाज़ उठा चुके हैं इसके खिलाफ कि एयरपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं है लैंडिंग के टाइम। खासकर जब ये कोल्ड और वेट वेदर होता है उस समय इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है इस एयरपोर्ट पे उतरने के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स अभी खुल के बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार वार्निंग भी दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने करेक्शन करके उनके वार्निंग को नकार दिया गया था। अभी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एयरपोर्ट पे रबर कोटिंग ज़्यादा की गई थी, जिस वजह से फ्रिक्शन फोर्स कम मिलता है और प्लेन को रुकने में, मतलब बारिश के समय अगर वेट और कोल्ड सिचुएशन होती है उस समय उसको उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर हम अगर इसका ज्योग्राफिकल भी देखें तो टेबल टॉप होता है, तो इसके आसपास बिल्डिंग नहीं होती, तो इस पर हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा प्लेन पे पड़ता है, जिससे भी बहुत ज़्यादा लैंडिंग में दिक्कत आती है। दोस्तों, अगर हम पहले की बात करें तो पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। बिल्कुल नवंबर के अंदर हादसा हुआ था। हम 10 साल पहले चलते हैं, 2010 के अंदर मैंगलोर के अंदर भी, वो भी एक टेबल टॉप रनवे है, उसके अंदर भी ऐसा ही हादसा सिमिलर हो चुका है, जिसके अंदर 166 बिल्कुल सेम ही कॉन्फ़िगरेशन था। वो भी एयर इंडिया का ही प्लेन था, बिल्कुल सेम, वो दुबई से आ रहा था और उसके अंदर भी 166 ऑन बोर्ड थे, जिसके अंदर सिर्फ 8 ही जान बच पाई और बाकी के 158 लोग उसी समय तुरंत मर गए। अगर हम उस इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट की बात करें तो उसके अंदर सारा का सारा फॉल्ट एक पायलट का था, क्योंकि वो नींद के अंदर था। उसको कई बार ब्लैक बॉक्स, जब आपको मैंने बताया उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अंदर कई बार उसको मतलब उबासी लेते हुए सुना था, इस वजह से उसको बता रहे थे कि वो नींद की दिक्कत थी उसे। और दूसरी बात ये हम कि कई बार उसके अंदर कन्वर्जेशन भी रिकॉर्ड हुई थी, जिसके अंदर वो सुनने को मिला था कि सर हमने इसकी जो दूसरा पायलट
उस पायलट से बात करा कि सर हमने स्किप कर दिया रनवे, हमें वापस से लैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस पायलट ने सुनी नहीं। इतनी देर में उसके हादसा हो गया। तो उसके अंदर सारा का सारा फॉल्ट उस पायलट का था, जिसकी वजह से 158 लोगों की जान गई थी। उस टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कहा था कि टेबल टॉप जो रनवे होता है उसको कम कर देना, उस पर फ्लाइट बिल्कुल नहीं उतारनी चाहिए। लेकिन जब हम वहाँ की कंडीशन की बात करें, तो वेदर कंडीशन की बात करें, तो वहाँ पे ड्रिजलिंग तो हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ड्रिजलिंग का मतलब एक हैवी रेन नहीं होता, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वहाँ पे ड्रिजलिंग तो हो रही थी, लेकिन इतना वर्स्ट कंडीशन भी नहीं थी कि आपको रनवे नहीं दिख रहा। लेकिन हम कोझिकोड की बात करें तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी, हैवी विंड थी, जिसकी वजह से वो रनवे नहीं दिख पाया। और आपको समझ सकते हैं कि टेबल टॉप रनवे पे उतरना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो इस हादसे के बाद में पता चला है कि 5 ऐसे और सिमिलर एयरपोर्ट हैं इंडिया के अंदर जो कि टेबल टॉप हैं, जिन पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स लैंड करती है, उड़ान भरती है। वहाँ पर भी हादसे की काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं हैं। अगर हम शिमला एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि उसके पास में राउंड रोड भी नहीं है। मतलब अगर कोई हादसा हो जाता है तो फायर फाइटर्स के लिए जाने की जगह नहीं है, उसको रनवे के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दे भी चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया गया। दोस्तों, ये हादसा सिविल एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा सवाल खड़े करता है, लेकिन हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि अभी भी कोई आरोप लगाना सही नहीं होगा कि किसकी गलती है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसको काफ़ी समय लगेगा, इसके बाद में ही हम बता सकेंगे आखिर किसकी गलती है। मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि अभी किसी पे भी आरोप लगाना कि पायलट की गलती है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती है या फिर DGCA की गलती है, जो भी है, हमें उस पर आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे पहला कंसर्न ये है कि इस फ्लाइट को अगर ऐसी वेदर कंडीशन वहाँ पे इतना बुरा होता है कि टेबल टॉप रनवे पे उतरना इतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है फ्लाइट्स के लिए, इतनी ज़्यादा हैवी विंड थी, हैवी रेन थी, तो फ्लाइट को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। हालांकि वहाँ पे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरी भी थी, सक्सेसफुली लैंड भी की थी, लेकिन जब इतनी बुरी कंडीशन थी तब उसको डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि अगर हम DGCA की देखें तो काफ़ी ज़्यादा एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होता है एयरपोर्ट का कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनसे वो लैग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इससे हम एक पॉपुलर एग्जांपल ले लेते हैं कि चेन्नई की हम बात कर लेते हैं। चेन्नई के अंदर एक बार इंटरनेशनल सिविल एविएशन इंडस्ट्री के कुछ मेंबर्स आए थे और उन्होंने वहाँ पे चेक किया था रनवे। उसके अंदर बताया था कि काफ़ी ज़्यादा सर्विस गैप है, मेंटेनेंस गैप्स हैं, जहाँ पे हादसे हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो 2 साल पहले वहाँ पर आए थे। लेकिन अभी तक चेन्नई के वहाँ के एयरपोर्ट ने अभी तक कुछ भी उसके ऊपर काम नहीं किया है, वो ऐसे के वैसे ही हैं। अगर कल कोई हादसा हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ के अंदर। उन्होंने कोई भी काम नहीं, कोई भी करेक्शन नहीं किया है। दोस्तों, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरा पहला ओपिनियन तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एयरपोर्ट के, जो कि बड़ी अथॉरिटी जिसके जो भी गाइडलाइंस है उसको पालन किया जाए बिल्कुल भी। जो भी एयरपोर्ट्स के अंदर जो भी सिक्योरिटी गैप्स या फिर मेंटेनेंस गैप जो भी हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि कोई भी हादसा ऐसा नहीं हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ कि एनुअल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, एनुअल चेकअप होना चाहिए बिल्कुल। और ये जो ऑडिट होती है करप्शन फ्री होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कहाँ पे क्या गलती है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उसके सारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट फर्म्स हैं जिनको एयरपोर्ट का संभालने को दे रखा है, उनके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वो जल्द से जल्द उसको भी काम करें, उस पर फाइन लगाया जाए, उनके लिए कड़े कानून बनाए जाए, ताकि वो अगर आगे से ऐसा कोई काम नहीं करे और मेंटेनेंस टाइम पर करें। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में अगर ये 2 चीज़ें पूरी तरह से कर दिए जाएं तो हादसे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे देश के अंदर। जहाँ तक टेबल टॉप रनवे की बात है, अगर वहाँ पे जितने ज़्यादा हादसे होते हैं, अगर वेदर कंडीशन के अंदर तो खराब वेदर कंडीशन होती है तब फ्लाइट को डाइवर्ट कर देना चाहिए, वो ही ज़्यादा सही तरीका रहेगा। अन्यथा वरना ऐसे हादसे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, सिविल एविएशन इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होंगे। और काफ़ी ऐसे बात नहीं कि टेबल टॉप जो रनवे होते हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर भी खूब हैं, लेकिन वो सक्सेसफुली रन करते हैं। जहाँ तक खराब कंडीशन की बात होती है तब उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। मेजर कंसर्न मुझे एनालिसिस करना लगा कि क्या पिछले समय में क्या हादसे रहे हैं, क्या सब चीज़ें हुई हैं, इन पर किस तरह से काम करना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया। और दोस्तों,
अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब बटन दबाना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप सिविल एविएशन से लेकर आप कोई भी चीज़ कंसर्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई आपकी सजेशन हो, कोई आपकी कुछ राय वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो आएगी इसी फ्राइडे को, तो 4:15 पे। मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम को 4:15 पे वीडियो डालता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।